Yes, sir. So, Yes, sir. all right, all right. So, because now you only have, I guess, 3 months for answer writing. So, this examination is basically combined geoscientist examination. It recruits for both GSI and CGWB. So, when you go for GSI preparation, the main thing which really matters in answer writing is to manage the examination time. Basically, you have 3 hours of 3 hours to complete the entire paper, and you have to give 4 papers if you are preparing for both GSI and CTWB. In case of GSI, you have paper 1, paper 2, paper 3. In CGWB, you have paper 1, paper writing answers, and the structure which you should follow, or which I recommend you to like follow, is same. And going along this, I will go on and start the tips which I have actually collected. एंड मैं इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों बोलूंगा, किसी को भी कोई इशू होता है अगर बीच में तो जस्ट लेट मी नो, तो मैं उस हिसाब से स्विच करके आई विल अगेन से एंड रिपीट एवरीथिंग व्हिच आई एम सेइंग। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग ऑन। ओके, तो जैसे जब आंसर राइटिंग शुरू करेंगे तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर से पहले सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन योर basically question paper, you have to attempt all of these. Like the first section which has 5 marks questions, and there are 10 questions, and in the other subsequent sections you have to attend a set of questions which can contain questions of I'll say 10 marks, 3 10 marks question, 2 15 marks question, 2 10 marks question, and one like the entire bundle of question which you have to cover in a section is of 30 marks. तो अगर सबसे पहली चीज देखी जाए तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके अटेम्प्टेड होने चाहिए। यू शुडंट लीव एनी क्वेश्चन इन द, मतलब बेसिकली आपके पूरे आंसर राइटिंग जो आपके पास 3 घंटे हैं उसमें आपके आंसर्स नहीं छूटने चाहिए, बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटने। उसके बाद आंसर जितने टू द पॉइंट रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आप देखें तो इन एवरी सेक्शन यू हैव ओनली अराउंड 30 minutes टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कंप्लीटिंग 5 marks क्वेश्चन सेक्शन फर्स्ट, आपके पास 10 क्वेश्चन हैं, आपको वो 10 क्वेश्चन 5 नंबर के आधे घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेने चाहिए। दैट यू कैन डिसाइड कि आपको पहले खत्म करने हैं, मतलब यू वांट टू ट्राई द क्वेश्चंस इन द बिगनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन और एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, इट्स योर चॉइस। बट आधे घंटे के अंदर, in 30 minutes, these 5 mark questions should be finished, and subsequently each section should be finished in 30 minutes. So 30 marks question is equal to 30 minutes for each subsequent section which is after those 5 marks question. So this is how you should do it. So in this case, the 5 mark question section is very bulky. In 30 minutes, it's not possible to complete all of it if you are very extensive in your answer writing basically. तो अगर पॉसिबल हो तो आप उसको न्यूमेरिकल पॉइंट वाइज लिखें। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है कि डिफाइन स्टेलेक्टाइट्स क्या होते हैं, तो स्टेलेक्टाइट्स क्या हैं, तो उसको आप पहले बताएंगे कि वो ग्राउंड वाटर डिपोजिशन से बनते हैं, केव्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। बेसिकली ज़्यादातर कैल्साइट के मिलते हैं, और ये बेसिकली एक स्पीलियोथेम टर्मिनोलॉजी के अंदर आते हैं, और पेलियो क्लाइमेट स्टडीज में इनका बहुत यूज होता है। अगर आप ये 3 से 4 पॉइंट लिखते हैं तो वो आपको 5 में से 2 नंबर देंगे, ठीक है। द थिंग इज कि दे नेवर गिव यू द फुल मार्क्स इन एवरी क्वेश्चन, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू क्रिएट a bulk of answers so that you can get answers in every particular question in every section as much as possible. जैसे 5 marks क्वेश्चंस के अंदर आपने धीरे धीरे करके सारे अटेम्प्ट कर लिए तो आपको हर क्वेश्चन में 2 2 नंबर मिल गए, 3 नंबर मिल गए। 3 से ज्यादा मिलना मतलब बेसिकली थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह करके आप अगर आधे घंटे के अंदर न्यूमेरिकल बुलेट्स के थ्रू एक बार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अगर आप लिखते जाते हैं उसको, तो वो आपको हेल्प करता है आंसर सिक्योर करने में, आंसर नंबर बेसिकली मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प करेगा आपको।
इसलिए क्योंकि बल्क में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो सेक्शन जो उसके बाद वाले हैं उसमें जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चंस आते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। तो अगर आप उन 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो भी वो मतलब बेसिकली ऑप्शन है आपके पास, तो वो आपको और हेल्प करेगा मार्क्स उठाने में, अगर आपको मार्क्स क्रिएट करने में अपने लिए कि आप उसको यूज कर सकें ज़्यादा अच्छा स्कोर लाने के लिए। इसके लिए आप जितना ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को उतना बेटर है। उसके बाद काफ़ी जैसे और जियोलॉजी के क्वेश्चंस आ गए, मिनरल एक्सप्लोरेशन के क्वेश्चंस हैं, कुछ हाइड्रो में न्यूमेरिकल्स आते हैं। इन सब में अगर आपको न्यूमेरिकल्स का आइडिया है, इफ आपकी मैं कहूँगा एक मैथमेटिकल फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है या आपको कॉन्सेप्ट उतने अच्छे आते हैं कि आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल उसको अटेम्प्ट करें। उसको अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो उसको आप मतलब आई सजेस्ट कि उसको आप टच ना करें, बिकॉज वो आपका टाइम खाएगा। फिर उसकी जगह पे आप और भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हेडिंग्स का यूज़ करें पूरी पूरी बुकलेट में। आपके पास बुकलेट मिलेगी आपको बेसिकली वहाँ पे, जिसमें आंसर्स लिखने होते हैं। तो उसमें आप जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे कि नहीं मतलब हेडिंग्स हैं और चीज़ें लाइन बाय लाइन हैं और सामने वाले पढ़ने वाले को समझ में आ रहा है, ही कैन अंडरस्टैंड कि विच हेडिंग विच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज रेफरिंग टू विच बेसिकली हेडिंग, मतलब कौन सा पार्ट किस में जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर जियोकेमिकल एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं हम, सॉइल के अंदर सॉइल के थ्रू कर रहे हैं, सॉइल जियोकेमिकल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं मिनरल प्रोस्पेक्टिंग के लिए, तो आप उसमें सॉइल के बारे में कुछ बता रहे हैं तो आप पहले सॉइल के बारे में लिखिए। फिर आप जियोकेमिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि सैम्पलिंग कैसे करेंगे, तो सैम्पलिंग के बारे में लिखिए। उस तरह करके पॉइंट बाई पॉइंट चलेंगे तो हेल्प करता है। अगर आप पॉइंट बाई पॉइंट चलने में आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, यू कैन ऑल्सो गो पैराग्राफ वाइज, बट यूज हेडिंग्स ऑल्सो इन दैट ऑल्सो, इट विल हेल्प यू। और बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना मतलब मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ बेसिकली क्योंकि उसमें स्मजिंग वगैरह का, अगर आपके पास एक अच्छा क्वालिटी का बॉल पॉइंट पेन है तो वो फिर स्मजिंग वगैरह का प्रॉब्लम नहीं रहता है। और फिर कॉपीज़ क्योंकि ट्रांसफ़र होती हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वो लोग एक जगह से दूसरी जगह, तो इंक पेन के साथ स्मजिंग स्मेयरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो बॉल पॉइंट पेन रखिए, लेकिन वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। Sir, is gel pen preferable or? वो डिपेंड करेगा, जैसे कोई भी एक अच्छी क्वालिटी का पेन है आपके पास तो वो चल जाएगा। जैसे मैं पायलट से लिखना पसंद करता हूँ, बट इशू ये है कि पाइल जो वो लोग बुकलेट देंगे उसमें अगर कहीं पायलट का पेन स्मेयर कर रहा है तो वो फिर आपको प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए मैं बॉल पॉइंट पेन कहूँगा, वरना कोई भी अच्छा 5 रुपए का, 3 रुपए का, 10 रुपए का कोई भी अच्छा पेन, जेल पेन चलेगा, बॉल पेन भी चलेगा, आपका मन। Okay, sir. Thank you. ओके। और कोई, एनीवन एल्स? हाँ हाँ, सो अगर आप पेन यूज कर रहे हो उसमें 2 रंग यूज कर रहे हो, if you are using 2 colors, it will slow your speed down. Again, use one colored pen, like use either black, either blue, whichever you want to, but use only that color. In drawing the diagrams also, many of my seniors basically, and they suggested me to draw it through pens only, like whichever pen you are using, जो भी पेन यूज कर रहे हो उसी पेन से ही सारा काम करो। इट शुड बी नीट, बट उसी से कर लो। बट फिर कुछ मेरे साथ के जो पियर्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ था उन लोगों ने पेंसिल से भी किया था, तो ये बेसिकली एक स्पीड का अंतर पड़ता है। बट अगर आप आंसर लिख रहे हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही पेन से लिखें। ज़्यादा कलर चेंज करेंगे तो आपको लगेगा कि हेडिंग में हम एक अलग कलर डालेंगे, नीचे एक अलग कलर डालेंगे, तो उससे फिर स्पीड कम हो जाती है। इससे बेहतर है कि आप हेडिंग डालिए या आप जहाँ भी जो हाईलाइट करना चाहते हैं उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए उस चीज़ को, वो हेल्प करेगा। ओके, एनीवन एल्स? ओके, सो अब इसके आगे आई विल मूव ऑन एंड यस, सो उसके आगे फिर बात आती है कि स्ट्रक्चर ऑफ आंसर कैसा होना चाहिए। तो अब क्योंकि हमारे पास आंसर लिखने के लिए स्पेस भी लिमिटेड है, 10 नंबर का आंसर है तो हमारे पास 2 साइड्स ऑफ द पेपर है। अगर 5 नंबर का है तो एक साइड है पेपर का नॉर्मली, 15 है तो 3 साइड है, 20 है तो 4 साइड होते हैं। तो बात यह है कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए आप उसको 5 नंबर के एक साइड के पेज पे भी लिख सकते हैं, आप उसको 10 पे भी लिख सकते हैं। इट विल ऑल डिपेंड कि आप किस तरह उस आंसर को
लिखते हैं कि सामने वाला पढ़ के आप जो उसको बताना चाह रहे हैं उसको समझ में आ जाए. लाइक वट एवर यू आर ट्राइंग टू convey through your answer, it should be very clear to the examiner, because जो examiner है, the examiner is there to check hundreds of copy. So he just wants to see the keywords and the concepts which should be there for a question, so that he can evaluate ki okay, this answer is good enough for like this much number in 10, like 5 numbers of for 10 marks question, and like for example 10 number for 20 mark question, it depends. तो इसीलिए आपको आंसर्स में सब कुछ नहीं लिखना. यू हैव टू मेक श्योर कि जहाँ पे टेक्निकल वर्डिंग यूज कर सकते हो आप, वहाँ पे आप टेक्निकल वर्डिंग यूज करोगे. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मिग्माटाइट्स, if you have to write about migmatites in a 10 marks question or 5 marks question, वहाँ पे अगर आप एनाटैक्सिस का यूज करते हो, पार्शियल मेल्टिंग के साथ साथ करके एनाटैक्सिस का यूज करके बता रहे हो, सिर्फ ब्रैकेट में करके या सिर्फ एनाटैक्सिस यूज कर रहे हो, वो एक मतलब अपील देता है एक आंसर को कि ठीक है, मतलब जो लिख रहा है उसको आइडिया है कि व्हाट इज मेल्टिंग, व्हाट इज पार्शियल मेल्टिंग. और मिग्माटाइट्स में बेसिकली क्या होता है कि इसमें मेलानोसोम्स हैं, ल्यूकोसोम्स हैं, तो उसका एक इंसेप्शन इससे आता है, तो ये पता है इसको. तो इस तरह आपका स्पेस भी बचेगा, and the person who is checking your copy, the examiner will know कि ठीक है, I can give marks to this answer, particular answer. And इसी तरह इंटरलिंकिंग कंसेप्ट्स की बात आती है, ये मैं आगे भी बोलूंगा आगे, इसके आगे. बट बेसिकली इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास सेडिमेंट्री में कोई क्वेश्चन आता है, आपसे उन्होंने पूछ लिया कि पेलियो चैनल आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए पेलियो चैनल आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चन आता है. वहाँ पे आपने बात करते करते आप आए कि आप प्रोवेनेंस की बात करने जा रहे हैं. प्रोवेनेंस में बात करने के लिए हैवी मिनरल्स का यूज करते हैं प्रोवेनेंस बताने में, जैसे काइनाइट, स्टोरोलाइट, हॉर्नब्लेंड वगैरह. अगर इसी को आप उठाकर स्ट्रैटिग्राफी से जोड़ दें, कैसे जोड़ेंगे आप? इसमें से यही हैवी मिनरल को, जो ये प्रोवेनेंस डिटेक्शन वाला कंसेप्ट है, इसको आप शिवालिक्स की स्ट्रैटिग्राफी से जब जोड़ देंगे, तो वहां पे भी एक मतलब मैं कहूंगा कि स्ट्रैटिग्राफिकली एक सीक्वेंस है जहां पे स्टोरोलाइट, काइनाइट और हॉर्नब्लेंड का एक स्ट्रैटिग्राफिक डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है हमको वहां पे सीक्वेंस में, शिवालिक्स के सीक्वेंस में. अगर आप उसको भी अपने आंसर्स में इंक्लूड कर देते हैं, आपने अगर इसको इसमें डाल दिया, हैवी मिनरल्स की बात करने के बाद एक पॉइंट इसका आप डाल देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इंटरलिंक कर रहे हैं दो पर्टिकुलर कंसेप्ट्स को, जहाँ पे पेलियो चैनल की बात हो रही है, प्रोवेनेंस की बात हो रही है, और उसका एक एप्लीकेशन, स्ट्रैटिग्राफिक एप्लीकेशन क्या है उसकी बात हो रही है. तो ये मतलब एक तरह से आपको हेल्प करता है कि आपको बहुत ज्यादा रिमेंबर करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग व्हिच इज देयर इन योर course, your syllabus basically. You can use various concepts from various subjects to fill up the answer sheet and make a good answer, make it look like something different, and examiner appreciates it because वो इतनी सारी कॉपीज चेक कर रहा है, सब में एक ही चीज लिखी है, एक ही डेफिनेशन लिखी है, थोड़ा सा अलग रहता है, तो इट हेल्प्स यू स्कोरिंग मोर मार्क्स देन अदर्स, क्योंकि बहुत सारी कॉपीज चेक हो रही है. डेफिनेशंस यूज करना ज्यादा यूजफुल रहता है बिकॉज वो स्पेस कम खाती हैं, टू द पॉइंट होती हैं, और अगर आपके पास समय नहीं है तो इससे बेहतर तरीका नहीं होता है कि यू कैन जो कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, somebody wants to ask me something, I will answer it. Okay, so no questions, I guess. Yeah, sure. All right, now I'll move on then. I'll move on to next slide. So there has been many many people who have written the examination for mains, and they say that should we use diagrams in our answers or not. In my experience, we should use diagrams, but it should be logical, and viewing the time considered, it should be made in that way. तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर उन्हें बनाते हैं, देन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रॉपरली लेबल इट and define it basically, like why are you using that particular diagram in your answer and what this particular diagram indicates. So in my experience, first you should use your definition. In this case, like
if you take granites, for example. If you are talking about granite, the tectonic association and the emplacement of granite. So tectonic classification of granite, basically. So in that case, if you will go, you will have SIAM classification, SIAM granites. So first you write about granite, what is a granite. Then you go like S granite is this, I granite is this, A granite is this, M granite is this. And then जहां पे भी आप एस ग्रेनाइट की बात कर रहे हैं तो उसके नीचे एक डायग्राम टेक्टोनिक एसोसिएशन का दिखना चाहिए कि ठीक है सेडिमेंट्री जो उसका मतलब बेसिकली वो सेडिमेंट्री रॉक्स से मेल्ट होकर बना है तो वो एस ग्रेनाइट है, प्रिकर्सर इग्नियस रॉक से बना है तो ई ग्रेनाइट है। तो आप उसमें डायग्राम्स जब बनाए तो नीचे आप लिखें उसके बारे में। इन द अबव डायग्राम it is being shown that sedimentary precursor rock is melting to form the S granite। तो इस तरह करके अगर आप सीक्वेंशियली सारे डायग्राम्स को कैप्शन के साथ लगा के चलेंगे तो फिर वो एक रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, आंसर पढ़ने में हेल्प होती है। इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली जो एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाता है कि व्हाई हैव यू डन दिस, वट एवर यू हैव रिटन इन योर आंसर, वो क्यों लिखा हुआ है, वो डायग्राम क्यों है वहाँ पे। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप डायग्राम्स बनाते हैं अगर आपने उनको लेबल नहीं किया है, ढंग से उसको एक्सप्लेन नहीं किया है, इट टेंड्स टू कट योर मार्क्स बिकॉज इट टेक्स अप स्पेस, it can ruin the readability of the answer basically। आप हो सकता है लिख अच्छा दें, डायग्राम खराब बन जाए तो नंबर कम हो जाए, ऐसा हो जाता है। और डायग्राम के आसपास लिखने से प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी एक डायरेक्शन से पढ़ रहा है, द एग्जामिनर विल बी रीडिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर वो डायग्राम्स के साइड में भी लिखा हुआ है कुछ तो ही विल नॉट नो हाउ टू बेसिकली मेक सेंस ऑफ द आंसर, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म हुआ। सो राइट द डेफिनेशन, एक पैराग्राफ या 4 लाइन जो भी आप लिख रहे हो, मेक अ डायग्राम, गिव योर कैप्शन, बट इट शुड ऑल बी इन अ स्ट्रेट लाइन, ऊपर से लेके नीचे तक। बीच में डायग्राम के साइड्स में आई प्रेफर लाइक नॉट राइटिंग इट, and it really helped me in my answer writing, whichever questions I was I'll say attempting, it really helped me in that। तो ये एक चीज हो जाती है। दूसरी बात है कि आपका डायग्राम प्रपोर्शन में होना चाहिए। लाइक अगर आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन में डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें आपके पास जगह कम है, तो आप डायग्राम उस हिसाब से थोड़ा सा छोटा बनाए। अगर आप 10 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो कंसिक्वेंटली यू कैन मेक अ बिगर डायग्राम, बट इट शुड बी इन प्रपोर्शन। इट शुड नॉट बी लाइक इट शुड बी अ वेरी बिग डायग्राम कि एग्जामिनर को लगे कि यू हैव डन दिस टू लाइक कंज्यूम दिस स्पेस बिकॉज यू डोंट हैव मटेरियल टू राइट। इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि उसको समझ में ना आए कि वॉट एवर यू हैव ड्रॉन इज इट रेलेवेंट टू द क्वेश्चन और नॉट। सो बेसिकली यहाँ पे डायग्राम वाला एक जो एक एस्पेक्ट है वो यहाँ पे आ जाता है। अगर आप इन सब चीज़ों को ठीक से लिख जाते हैं तो इन माई एक्सपीरियंस आई थिंक कि वो आंसर्स इतने कॉम्पिटेंट हो जाते हैं कि आपको 10 नंबर वाले क्वेश्चंस के अंदर कम से कम 6 नंबर मिल जाए, 5 से 6 नंबर। पूरे नंबर बहुत ही कम आंसर्स को मिलते हैं। जहां तक मैं जो भी स्कोर्स देखते आया हूँ अभी तक, तो आई डोंट थिंक कि दे गिव फुल नंबर्स टू द क्वेश्चंस बेसिकली। तो वी शुड लाइक इन माय ओपिनियन वी शुड ऑल ट्राई टू attempt as many questions as possible so that we get as many chances to extract marks in order to improve our scores। तो यहाँ पे बेसिकली ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं कि आप आंसर्स को किस तरह लिखेंगे या क्या करेंगे। एंड एक चीज़ और जो यहाँ लिखी नहीं है मैंने, वो ये है कि एक कंक्लूजन होना चाहिए आंसर का, अगर पॉसिबल हो तो। 10 नंबर वाले आंसर्स की बात कर रहा हूँ मैं, 10 20 30 वाले, 10 15 और 20 वाले। तो उसमें बेसिकली बिकॉज दीज आर बिग क्वेश्चंस, इन द एंड इफ यू राइट अ कंक्लूजन लाइक so in case of provenance studies for heavy minerals, if you write therefore if we can use heavy minerals for provenance study and stratigraphic analysis, and this is and these are basically very helpful in sedimentological studies, something like that। एक दो लाइंस अगर आपने इस तरह की करके अपना पूरा क्वेश्चन सम अप कर दिया है तो मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन एक तरह से फुल प्रूफ हो जाता है। एंड it really allows you to like leave it apart and go for the next question। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर चीज़ को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बट कम से कम एक क्लैरिटी मिलती है हर क्वेश्चन में, तो नंबर मिलने की, मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सो अब उसके बाद नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चंस इन दैट, यहाँ पे इस स्लाइड्स में या इससे पहले कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो।
I can ask Vishal one. I think I've seen these questions many times. So if Okay. you have a question and how many diagrams would you usually draw in your answers? मतलब एक diagram या फिर multiple diagrams where needed? So I think it depends on the question. If the question is from geomorphology and they are asking about the erosional landforms of fluvial origin, इन दैट केस हमें फिर ज़्यादा बनाने पड़ेंगे डायग्राम्स लाइक हम अगर ज़्यादा मतलब देखें तो फिर इरोजनल जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं सारे हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप बनाने चाहिए, छोटे छोटे बनाने चाहिए, ज़्यादा बड़े नहीं लेकिन छोटे छोटे, बिकॉज ये क्वेश्चन जो होगा 10 नंबर से 15 नंबर या 20 नंबर का आएगा, ये आपको 5 नंबर में नॉर्मली नहीं मिलता है। तो वहाँ पे मल्टीपल डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे भी आप सारे नहीं बना पाएंगे लैंडफॉर्म्स, कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स यू कैन मेक, तो वहाँ पे मल्टीपल डायग्राम्स की ज़रूरत पड़ सकती है। कंसिक्वेंटली अगर आप एक टेक्टोनिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो टेक्टोनिक्स के क्वेश्चन में आपने शेयर बैंडिंग का जैसे क्वेश्चन किया है, तो वहाँ पे भी अगर आप लिख रहे हो तो आपको लगता है कि शेयर बैंड्स बना के उसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो उसमें स्नोबॉल गार्नेट्स हैं, वो सब बना के एक डायग्राम के साथ काम चल रहा है तब ठीक है, बट अगर वो स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है तो आपको हेलिटिक फोल्डिंग भी बनानी पड़ेगी। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन बेसिकली। एंड ज़्यादातर जो आंसर्स होते हैं उनके अंदर एक डायग्राम, एक क्लियर डायग्राम जो है जिसमें आप सब दिखा सकें, एक सिस्टम दिखा सकें बेसिकली। जैसे कि अगर पेपर 3 में और जेनेसिस का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे अगर आपने और फ्लूइड्स के थ्रू डोलिमिटाइजेशन दिखाया है, उन्हीं फ्लूइड्स के अंदर कॉम्पोजिशन भी दिखाया है साथ में कि कैसे कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, लिगेंड्स क्या यूज़ किए हैं, क्या कॉमन लिगेंड्स हैं, या क्या और कहाँ पे बनेगा, उसका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होगा या स्ट्रक्चरल कंट्रोल क्या, आप सब अगर एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं और नीचे उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, देन वन डायग्राम इज आल्सो इनफ इन माय ओपिनियन। Sir, sir, I have a question. Hello. यस। यस सर, क्या आप लोग स्केच डायग्राम प्रोवाइड करवाएंगे कोर्स के टाइम पे? क्योंकि बहुत से डायग्राम ऐसे रहते हैं जो मतलब टफ रहते हैं, 3D में रहते हैं। इतने कम टाइम में उनको प्रैक्टिस करना, प्रिपेयर करना कि याद करके एग्जाम में लिखाए, थोड़ा टफ होता है। तो आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर आप लोग मतलब ऐसे टॉपिक से रिलेटेड स्केच डायग्राम जिसमें मेजर और इम्पोर्टेंट फीचर्स दिख जाए, तो उनको मतलब कि उनके डायग्राम का पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे कोर्स के साथ। तो हम लोग बिल्कुल सिलेक्टेड स्केच डायग्राम मतलब रट के जाएंगे और वहां पे कम टाइम में उसको बना देंगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स रहते हैं ना बुक्स में, तो सारे डायग्राम इतने कम टाइम में नहीं सीख सकते। बहुत बिल्कुल अच्छा सही थोड़ा पॉइंट बात है है। सा ये, ये डाउट है। वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे, इवन स्लाइड्स में भी मैनी टाइम्स, मैनी मैनी टाइम्स, तो यू विल सी कि डायग्राम्स बना देते हैं, ठीक है, एंड वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाता एग्जाम में, आई थिंक। तो उसके लिए सी फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी लेक्चर्स में आपको दिखेगा कि वी ड्रॉ दोज डायग्राम्स वीडियो लेक्चर में हाथ से, ताकि मतलब हम वो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं उसमें कि जो आप बना ही ना पाओ एग्जाम में, ठीक है। एंड मैनी टाइम्स वी ड्रॉ विद हैंड्स ऑल्सो। आपको जैसे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में क्या होगा, 3D डायग्राम आपको फॉल्ट को स्लिप दिखाना पड़ गया, ठीक है, तो वो आपको मतलब वी विल नॉट कि एक स्लाइड दिखा दी और उसमें सारा स्लिप वेक्टर जो भी है वो दिखा दिया, आपको बना के दिखाएंगे कि हाउ दिस 3D डायग्राम इज ड्रॉन, ठीक है। सिमिलरली रिसोर्स जियोलॉजी में भी मैं आपको कुछ आफ्टर लाइक विशाल सर्स प्रेजेंटेशन, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा कि हाउ दिस इज देयर इन द कोर्स में आपको किस टाइप से मिलेगा। अ लॉट ऑफ देम विल बी एक्चुअली हैंड ड्रॉन, और वीडियोस में भी काफ़ी बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब ऐसा बहुत रेयर होगा कि आपको बस एक दिखा दिया उसमें स्लाइड पे और कि यू आर एक्सपेक्टेड कि आप उसको ड्रॉ करो खुद से। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट दैट यू मेड हियर। एंड यस, सो आपको वो मिलेगा, पर हाँ ऐसा नहीं है कि वो इट विल बी लाइक टॉपिक वाइज, टॉपिक में होगा वो, ऐसा नहीं कि एक जगह सारे डायग्राम्स का कंपाइलेशन मिल गया। दैट ऑल्सो वी कैन डू, वो आप में से भी कोई कर सकता है, प्रैक्टिस हो जाएगा उससे, एंड देन यू कैन शेयर। बट एट द मोमेंट नहीं है, बट वी कैन टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। एग्जैक्टली। सो शिवम, तो ये चीज़ें जैसे मैं अभी तुम्हें आंसर एक अपना दिखाऊंगा आगे, तो मैंने भी जैसे उसमें बनाए तो हाथ से बनाए, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मतलब इशू होता है, बट एज द कोर्स गोज अलोंग यू विल नो कि जैसे क्या छोटा सा या किस तरह से क्लैरिटी के साथ आप बना सकते हो उसको, अदर और बाकी चीज़ें हम लोग उसमें कंसिडर करते हुए चलेंगे एंड वी विल ऐड इनटू इट। ठीक है। ओके।
अंकित का क्वेश्चन है। ओके, तो अंकित, इन केस ऑफ फ्लिन डायग्राम, बेसिकली फ्लिन डायग्राम का एक ग्राफ है। तो वो जो ग्राफ है जिसमें फ्लैटनिंग और पैनकेक स्ट्रक्चर और टैबलेट स्ट्रक्चर वो सब चीजें हैं, अगर आप वो डायग्राम बनाते हो, अगर आपने वो डायग्राम बना के उसमें जो के की वैल्यू बेसिकली है, वो के की वैल्यू से ही पूरी, जहाँ तक मुझे याद है के के वैल्यू से ही पूरा का पूरा ग्राफ बनता है, वो उस के की वैल्यू को आप एक्सप्लेन कर देते हो, उसमें आपको पूरा मैथमेटिकल लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट राइट कि के की वैल्यू क्या है। अगर आपको याद है कि के की वैल्यू कहाँ से आई है, कौन से स्ट्रेन्स या स्ट्रेसेस को बेसिकली क्वांटिफाई करके आई है, उसको आप लिख देते हो। एंड देन यू राइट अबाउट टेक्टोनाइट्स, बेसिकली कि आपको एल टेक्टोनाइट्स क्या हैं, वो कौन से में आएंगे, एस टेक्टोनाइट्स कौन से में आएंगे। तो वो आपको हेल्प करेगा बेसिकली लिखने में। तो उसमें आप ज़्यादा मैथमेटिकल भी नहीं जाओगे, लेकिन इतना रहेगा कि अगर फॉर्मूला है उसके अंदर तो वो आंसर की क्रेडिबिलिटी बढ़ा देगा, तो वो एक आंसर की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो यू डोंट हैव टू राइट ऑल दी मैथमेटिकल बेसिकली थिंग्स इन केस ऑफ स्टार्टिंग दैट आंसर। तो आप ये लिख सकते हो कि फ्लिन डायग्राम इज अ वे ऑफ क्वांटिफाइंग द stresses, the strains in that particular sample। वो बेसिकली स्ट्रेन बताने के लिए जो मार्कर्स में जो स्ट्रेन होता है उसको क्वांटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह करके आप फ्लिन डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे 2 लाइन लिख दें, फिर उसके बाद उसका डायग्राम बनाएं, फिर उसके बाद लिखें द अबव डायग्राम यूजेस दिस पर्टिकुलर वैल्यूज एज अब्सीसा, ये ऑर्डिनेट है, यहाँ पे के की वैल्यू ये होती है। अगर इस रीजन ऑफ ग्राफ में ये आ रहा है, ये बेसिकली अपर रीजन में है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनेगा, नीचे वाले में पैनकेक बनेगा या जो भी। तो इस तरह से आप उसको स्टार्ट करके एंड कर सकते हो। ओके, प्लीज सजेस्ट। Numericals in ore geology, mineral economics, don't worry about that. We will discuss those previous year numericals as well and cover those in classes also. Okay. So if other sources like which students can study themselves, Vishal sir. Yeah. Any- So, in case of mineral economics, I will suggest that you can look into S.K. Halder sir's kitab in mineral exploration. In that, there are many like examples for that. And in case of ore geology, uh, the that book I think is sufficient enough for all the numericals and formula wise questions. But so this is what I'll say for that basically। and try not to move around with many sources। एक आप किताब पकड़िए, एक आप सोर्स पकड़िए एंड ट्राई टू स्टिक टू इट। एंड क्योंकि जैसे इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2-3 तरह के आते हैं। और वाले में जैसे ऐसे आपको ऐसे वैल्यू निकालनी है तो उसमें इन्वर्टेड वेटेड एवरेज लगेगा। तो ये सब चीज़ें जो आपको होंगी, आप एक बेसिकली डोंट जस्ट फोकस ऑन बेसिकली न्यूमेरिकल्स, बट इफ यू वांट टू, आप हल्दर सर की किताब से देख सकते हैं, इट विल हेल्प यू। ओके, ऑलराइट, ओके। सो एनी अदर क्वेश्चंस? पूछ रहे हैं कुछ? हेलो। हाँ शुभम, हाँ बताओ। सर एक एक क्वेश्चन और है। हाँ जैसे बताओ। सर अभी हम वो फिजिकल जियोलॉजी का कोर्स अटेंड कर रहे हैं आपका, जी। फिजिकल जियोलॉजी अंडर रिमोट सेंसिंग। हम्म। सर मतलब ऐसा हो सकता है कि जो उसमें पीपीटी है और जो हैंडआउट है उसको हम अब प्रिंट कर सके, क्योंकि पूरा मतलब कि वीडियो देख करके लिखने में ज्यादा टाइम लगता है या कंप्यूटर की स्क्रीन पर ज्यादा देखकर लिखने में टाइम लगता है। तो जैसे हैंडआउट रहेगा ना तो और बुक्स से पढ़ के उसी में चीजें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 15 सेक्शन है तो 4 दिन रहेगा एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए 2 महीने में। तो मतलब टाइम बच जाएगा। ये थोड़ा सा वो आप वो प्रोवाइड वो करवा देंगे? लगता है टाइम बचेगा, ठीक है। लेकिन व्हेन यू आर फोर्स टू राइट ना, जैसे मैं तुमको बता रहा था, 1 महीने का कोर्स था फॉर स्टूडेंट्स। तुम तो फिर भी यहाँ पे तो मतलब 2 महीने से ज़्यादा है अभी। 1 महीने में स्टूडेंट्स दे उन उनको भी मतलब डाउनलोड नहीं था। लास्ट ईयर वी डिड इट, ठीक है। लेकिन उससे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट नहीं हुआ। क्या होगा, आपको ऐसा नहीं है कि हर चीज़ लिखनी है उसके अंदर जो स्लाइड्स में दिखी या नोट्स में दिखी, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको मेन हेडिंग्स रखनी है, ठीक है। आपको सोचो, आप अगर बुक से आपने बुक रेफर कर रहे हो,
तो उसमें बुक के अंदर ही नोट्स उससे लिख लिए जो आपने उस कोर्स में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली आपको हेडिंग्स और वो पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। बट मतलब वो दैट ऑप्शन इज नॉट देयर कि डाउनलोडिंग वाला ऑप्शन अभी नहीं है, सो इट विल नॉट बी देयर इन दैट कोर्स। लेकिन मतलब उसका एक ये है कि आपको थोड़ा फोर्स भी करना है खुद को राइट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में यू हैव टू राइट आंसर योरसेल्फ। ऐसा नहीं कि हर चीज़ ही कॉपी करनी है, आप उसमें कोई देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ व्यूज, आपको रिवाइज करना है, आप उसको जितनी मर्जी बार खोल के रिवाइज कीजिए। So that option is there. काफ़ी I've seen like people on videos on slides they've fixed number of views as well, कि आप उसको जैसे वीडियो लेक्चर बहुत जगह आप जाएंगे only once or twice you can view it। आप जब लेक्चर्स में जाते हैं फॉर एग्जांपल लाइव लेक्चर्स करते हैं, यू कांट इवन सी रिकॉर्डिंग। तो दैट ऑप्शन मे बी फॉर सेलेक्टिव थिंग्स विच आर एक्सटेंसिव वी कैन डू इट, बट इट कैन नॉट बी लाइक बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट, बट कंप्लीट कोर्स के लिए इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सर कुछ ये प्रीवियस 5-6 साल के मॉडल आंसर्स प्रोवाइड हो सकते हैं कोई अलग से कोर्स में, जैसा आईएएस का प्रोवाइड करवाते हैं आप लोग? आपकी वेबसाइट पर देखे हैं आईएएस के पिछले 10 साल के मॉडल आंसर्स दे अवेलेबल आर है, ऑल्सो नॉट तो मॉडल थोड़ा आंसर्स, जीएसआई के 5-7 साल के। दे दैट इज लाइक कंटेंट मोस्टली, कि क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो कंटेंट रहता है, ठीक है। मॉडल आंसर्स ऑल्सो वी डोंट प्रोवाइड, उसका स्पेसिफिक रीजन है बिकॉज वी डोंट वांट टू स्पून फीड स्टूडेंट्स, ठीक है। उसमें भी आप देखेंगे इट्स कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना है, यू हैव टू राइट योर ओन आंसर इन दैट, ठीक है। तो वो तो आपका मतलब 9th-10th में होता था कि गाइड बुक में आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर दिया है एंड यू जस्ट कॉपीड। हाँ, मतलब सेलेक्टेड मॉडल आंसर्स, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन में आपको किस टाइप से फ्रेम करना है दैट वी विल प्रोवाइड, ठीक है। पर पूरा का पूरा ओके, सोल्यूशन कि उस क्वेश्चन का और कैसे लिखना है फॉर लास्ट 10 years at this stage it is not possible, but model answers for selected questions to help you practice answer writing that we will provide, okay। but if you check ओके, those Yes. तो वी UPSC कैन courses also, it's mostly like उस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आ गया, दे डोंट नो ये कहाँ से आया, क्या लिखना है इस क्वेश्चन में, कंटेंट ही नहीं है उनके पास। तो उसका दैट इज द आइडिया कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पास प्रीवियस ईयर का मिला और आपको उसके बारे में पढ़ना है, सो आपको उस क्वेश्चन का कंटेंट मिल जाएगा इन दोज कोर्सेज यूपीएससी का भी जो कोर्सेज है दे आर नॉट मॉडल आंसर्स। ओके सो सर। या ओके, सो जैसे शिवम यही है, जैसे कि अगर अभी देखोगे कि कुछ एनवायरमेंटल जियोलॉजी के का पार्ट है जिसके नोट्स वगैरह, जिसका मटेरियल जो है बुक मटेरियल भी हम लोगों को नहीं मिलता है नॉर्मल जियोलॉजिकल लिटरेचर के अंदर, ढूंढने में बड़ा मतलब कम्बरसम हो जाता है, वो मिलेगा नहीं। और अगर वो मिलता भी है तो उसको एक आंसर फॉर्म में फ्रेम करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो इन दैट केस ऑल्सो लाइक जैसे मैं अगर बता रहा हूँ कुछ, तो उसमें भी जैसे अगर आपके पास सुनामी आ जाता है, सुनामी पे क्वेश्चन है, ड्राउट्स पे है, फ्लड्स पे है, उस पे मटेरियल जो है फिर आईएएस की कुछ किताबें हैं उनसे आएगा, कुछ ज्योग्राफी की किताबों से आएगा, तो उन सब चीज़ों को क्लब करके फिर एक आंसर देना वहाँ पे समझ में आता है। वहाँ पे मतलब बेसिकली मे बी एक मॉडल आंसर दिया जा सकता है कि ठीक है आप यहाँ से इसको आप एक बार देख लीजिए, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे लिखना है, तब फिर वहां पे बता सकते हैं, उसके बाद उसके आगे उस तरह से चीज़ों को ले सकते हैं। अब जैसे अभी आगे मेरी एक स्लाइड है, उस स्लाइड में भी तुम देखोगे कि बेसिकली मैं जैसे बता रहा हूँ कि आंसर लिखने की सर भी बात करें कि आंसर्स आप कैसे लिखोगे, किस तरह से इन अ टाइम बाउंड मैनर आप कहाँ से लिख सकते हो, कुछ जो टॉपिक्स हैं जिनके आंसर्स कहीं कहीं पे नहीं मिलते, नोट्स नहीं मिलते, वो सब चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। आप उन सब चीज़ों को क्लब करके हाउ कैन यू कम अप विद बेसिकली अपना खुद का आंसर जो मतलब आपको एक स्कोर करने में हेल्प करे। ओके, all right. So yeah. Okay. New test is asking material for paleoecology and paleoclimate. Okay. I guess that will be seen. जैसे ऐसे questions आते जाएंगे उस हिसाब से we will guide you and maybe something will be done about it. हाँ, it will And be Nishit, all these will be covered. yeah. So Nishita is asking कि how many previous year questions should we prepare? Okay. So I think 5 years is more than enough because हर पेपर हर साल के अंदर आपके पास 4 पेपर्स हैं जिनको आपको कवर करना है। आप जितना पीछे जाएंगे उतना बेहतर रहेगा, लेकिन 5 years इज ऑप्टिमल बेसिकली। आप उसके पीछे जा सकते हैं, आई विल से अप टू 2000
14 to 13, उसके पीछे जाने का मतलब नहीं है। वहाँ तक ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यू कैन गो बियॉन्ड लाइक 2013 तक। वहाँ तक कि अगर आपने क्वेश्चंस एक बार देख लिए, यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, या क्या मतलब एक तरह से रिपीट भी होते हैं कभी कभी क्वेश्चन, जिसमें आप सेम कंसेप्ट हर जगह लगा सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो वो हेल्प करेगा आपको। ओके, सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2013 आई विल से। ओके, सो एनी मोर क्वेश्चंस? किसी को कुछ और पूछना है? शिवम, तुम मेरी बात समझ गए ना, मतलब बेसिकली जो मैं बोल रहा था तुमको? यस सर, यस सर, यस सर, समझ गए। हाँ, और थैंक यू जो सर। जो वो वाला पार्ट है सिविल सर्विसेज, आप एक बार देखोगे तो उसको इट इज़ लाइक सब पार्ट ऑफ जीएसआई सिलेबस। तो जो सिविल सर्विसेज का है वो भी आपका काफ़ी पार्ट कवर कर लेता है। सो एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स इफ़ यू वांट एक्सेस टू दोज पेपर्स, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज या वो उसमें भी पूछेंगे, इसमें पूछेंगे, क्वेश्चन सेम ही होते हैं काफ़ी कुछ रिमोट सेंसिंग के। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर उधर पूछा, इधर भी पूछेंगे। तो वो चीज़ें अगर आपको हाँ उनका एक्सेस चाहिए, दैट वी कैन प्रोवाइड टू यू फॉर दोज फॉर दोज पेपर्स। ओके, आपको देखेगा कि सिविल सर्विसेज में भी कुछ कुछ काफ़ी चीज़ें कॉमन रहती हैं। अराउंड 50% सिलेबस इज कॉमन बेसिकली। मतलब सिविल सर्विसेज जो IFSOS का जो आता है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन है मैं कहूँगा। तो मतलब अगर उसका मटेरियल भी मिल जाता है तो वो सही रहेगा मेरे ख्याल से। मतलब बाकी फिर लाइक यू कैन लुक इनटू इट, इट्स क्वाइट यूजफुल बेसिकली इफ यू कैन सी इट। हाँ, मतलब यू कैन जस्ट लाइक रिवाइज फ्रॉम दैट ना, एक डिफरेंट सोर्स मिल गया। क्वेश्चंस आर रफली आपको जो उसमें पूछे गए हैं वो आपको कभी ना कभी जीएसआई में भी पूछे गए होंगे क्वेश्चंस। यस यस, ओके, सो मूविंग ऑन, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। इसके आगे यहाँ पे सो दिस बेसिकली जो मैं कह रहा था कि इंटरट्विनिंग ऑफ कंसेप्ट्स है कि आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं, आप उसको अलग अलग क्वेश्चंस में लिखिए, उसको लेके जाइए। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है टेक्सचर्स ऑफ डायनामिक मेटामॉर्फिज्म का, ये जो मतलब स्क्रीनशॉट है ये विंटर की किताब का है। मेटामॉर्फिक वाला जो चैप्टर है मेटामॉर्फिक टेक्सचर्स का, उसमें आखिरी में एक टेबल है, उसके अंदर ये आपको बेसिकली मिल जाएगा। तो अगर आप ये टेक्सचर्स पढ़ के जाते हो और इन टेक्सचर्स को आप लेके पढ़ लिया, आपको एक डेफिनेशंस पता है इन सब की, एंड अगर मान लीजिए शेयर स्ट्रक्चर्स पे क्वेश्चन आता है आपके पास, देन आप वहाँ पे माइलोनाइट्स का मेंशन करोगे क्योंकि शेयरिंग से बनते हैं। फिर सीरोटैकेलाइट का भी मेंशन होगा, कैटाक्लसाइट्स का भी मेंशन होगा। तो इस तरह से आपको एक अच्छा खासा ऑथेंटिक जेन्युइन कंटेंट मिल जाता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पकड़ने में, अगर आपने मेटामॉर्फिज्म का ये टॉपिक पढ़ लिया है तो। ये चीज़ें बाकी में भी होंगी, तो हम लोग जैसे कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं भी बताता रहूँगा, सर भी बताते रहेंगे कि आप बेसिकली एक कंसेप्ट को बाकी जगह पे कैसे फिट कर सकते हैं, जिससे आंसर की एक क्वालिटी और मतलब नंबर जितने आ जाए, नंबर उठाने की जो एक एबिलिटी एक पर्टिकुलर आंसर में आपको नंबर ज़्यादा मिले, वो कैसे होगा। तो इन दैट केस जैसे आप देख सकते हो कि शेयर स्ट्रक्चर्स में, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के केस में शेयर स्ट्रक्चर्स में आप यूज़ कर सकते हो डायनामिक मेटामॉर्फिज्म को। फिर अगर आप इसी चीज़ को लेके जाओ तो और जेनेसिस में भी इसको आप लगा सकते हो इकोनॉमिक्स में जाके, इकोनॉमिक जियोलॉजी में जाके। वो किस तरह से है कि जैसे सीरोटेक्लाइट्स हैं, सीरोटेक्लाइट्स बेसिकली एक मतलब मैं कहूँगा पार्शियल मेल्ट टाइप ऑफ फॉर्म ले लेते हैं, उससे बनता है। तो वो मेल्टिंग बेसिकली एक हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में होती है। तो वो जो हाई प्रेशर एनवायरनमेंट है वो फ्लूइड बना रहा है, वो फ्लूइड माइग्रेट करता है, तो इट कैन फॉर्म बेसिकली डिपॉजिट्स, फॉल्ट लाइंस के अलोंग बनते हैं डिपॉजिट बेसिकली। तो वहाँ पे भी आप उस चीज़ को एक मेंशन दे सकते हो। फिर डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म बेसिकली क्योंकि कंप्रेशनल जियोटेक्टोनिक सेटिंग्स में देखने को मिलता है, तो अगर आप उसको और जेनेसिस में लिख रहे हो कि मतलब कहीं कहीं पे फील्ड पे गए, अगर आपने कोई रॉक देखी, इफ यू सी अ रॉक विच हैज लाइक माइलोनेटिक टेक्सचर या सीरोटेक्लेटिक टेक्सचर आपको कहीं मिल रहा है, तो यू कैन से कि उस पर्टिकुलर रॉक के एरिया में या उस एरिया में जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ पे कंप्रेशनल फोर्सेस ने एक्ट किया है। ओके, और कंप्रेशनल नहीं तो कम से कम ओरोजेनेसिस हो रही है वहाँ पे, या वहाँ पे एक टेक्टोनिक एक्टिविटी रैम्पेंट है। तो अगर आप ये सब चीज़ें अपने आंसर में लिखते हो जहाँ पे वो पूछ रहा है आपको कि व्हेन यू गो इन फील्ड व्हाट डू यू सी, या कंप्रेशनल जो टेक्टोनिक सेटिंग आ गई, स्ट्राइक स्लिप आ गई, जो भी आ गई, उसमें अगर आप इन चीज़ों को ऐड करोगे तो वो भी एक हेल्प करता है। फिर उसी तरह से जैसे आपके पास एक क्या कहेंगे कि एक्सटेंशन होता है, अंडुलोस एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो ये एक्सटेंशन जैसे क्वार्ट्स के अंदर देखने को मिलेगा, तो आप मिनरोलॉजी में गए, वहाँ पे बताया, तो वो एक टेक्सचर क्या है, वो डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म का टेक्सचर है। तो वो कहाँ से बना, तो वहाँ पे अगर आपने इस चीज़ को लिखा, थोड़ा सा डायग्राम बनाया या उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके
वो भी हेल्प करता है। ट्विनिंग भी जैसे है तो डिफॉर्मेशन ट्विन जो बनता है, तो ट्विनिंग का क्वेश्चन बेसिकली मिनरोलॉजी में बहुत बार आता है। पेनिट्रेशन ट्विनिंग है, डिफॉर्मेशन ट्विनिंग है, फेल्डस्पार, प्लेजियोक्लेस, इन सब की बात कर रहे हैं जब, वहाँ पे अगर आप इन चीज़ों को लिख देते हो कि ये टेक्सचर कहाँ से आया है, उस टेक्सचर का बेसिकली डेफिनेशन क्या है, अगर आप इस चीज़ को लिखते हो तो उस तरह से एक आंसर अच्छा हो जाता है और आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता, बिकॉज अगर आपने एक टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिया है एंड यू हैव अ सेंस कि कहाँ पे क्या चीज़ लग रही है या कहाँ पे क्या चीज़ बिल्कुल सही से लॉजिकली कंसेप्ट वाइज सही फिट हो रही है, तो वो एक हेल्प करता है, आपको ज़्यादा आप पे लोड नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत जस्ट टू अच्छा अंडरस्टैंड। पॉइंट है ये। सो आई वुड लाइक स्ट्रेस इट अगेन, जो विशाल सर जस्ट मेंशन, कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो मतलब वही उसी के एडिशन में थोड़ा, जो मैंने यूर प्रिपेयरिंग ओके, तो ऐसा मत पढ़ो कि सिर्फ मैंने स्ट्रक्चरल जियोलॉजी पढ़ लिया, ठीक है, शेयर स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया। सो व्हाट सर इज टेलिंग इज, आप जब पढ़ रहे हो तो आप सोचो, ठीक है, कि मैं इस चीज़ को वहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, वहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, वहाँ। आप एक तो सिलेबस रखो हमेशा अपने पास, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के, एंड देन यू सी कि ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यहाँ लग सकता है। सो उससे क्या होगा ना, एक तो एग्जाम में भी आपको ऑलरेडी ईजी रहे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा बहुत करे ये क्वेश्चन आगे मैं इसमें क्या लिखूं, तो आपको रिकलेक्शन वाला जो वो टाइम है वो बचेगा। दूसरा, आपका प्रेपरेशन के टाइम पे मेहनत बचेगा, क्योंकि यू आर कवरिंग टॉपिक्स की, जैसे सर ने बताया कि जो आप मल्टीपल जगह पे सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। सो इट इज़ अ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो तो बेसिकली मैं इसके बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा यहाँ पे। बाकी जब हम जैसे कोर्स में जाएंगे तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी कहा है, तो उसको हम वैसे ही एडजस्ट करते रहेंगे। अब इसके बाद बेसिकली क्या है कि मैंने एक अपने कुछ नोट्स बेसिकली बनाए थे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो जैसे इंजीनियरिंग जियोलॉजी का पोर्शन है, पेपर 3 में आता है, तो इसमें भी जैसे टनलिंग वगैरह है, तो ये बेसिकली अगर आप देखो तो ये जैसे परवीन सिंह सर की किताब जो है उसमें थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ा पार्ट आपको बेल सर की किताब है इंजीनियरिंग जियोलॉजी की उससे मिलेगा, और मतलब 2-3 किताब इस तरह के जो भी आपके पास लाइक ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप थोड़ा और उठा सकते हो। जैसे मोर सर्किल है, मोर सर्किल का एप्लीकेशन क्या है जब जॉइंट फॉर्मेशन होता है या फ्रैक्चर्स होते हैं बेसिकली रॉक्स के अंदर। पोर प्रेशर क्या है, फ्लूइड पोर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब फ्लूइड्स होते हैं या जब पानी गिरता है लाइक रेन वाटर पर्कुलेशन की वजह से। ये सब जब चीज़ें आप क्लब करके चलेंगे, उसको आप जब अपने एक आंसर्स में डालते हैं, तब वो फिर एक मतलब जैसे मैंने पहले कहा अच्छा आंसर बनता है। ये मेरा एक बेसिकली एक क्वेश्चन आता है इसमें, टनलिंग का क्वेश्चन आया था इंजीनियरिंग जियोलॉजी के पेपर में, आपको मिलेगा मेरे ख्याल से 2014 या 15 का क्वेश्चन है ये, जिसमें जियोलॉजिकल कंसिडरेशन फॉर टनलिंग पूछा गया था। तो उसके अंदर मतलब बेसिकली मैंने ये नोट्स बनाए थे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पहले एक लाइन लिखी, उसको फिर मैंने अंडरलाइन किया, सब एक ही रंग के पेन से है सारा का सारा, एंड आई हैव मेड श्योर कि चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, जैसे रॉक्स की बात हुई, फिर उसी में लिथोलॉजी, फिर उसमें भी अंदर पॉइंट्स हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एक के बाद एक जस्ट गो ऑन। आप उसको अलग अलग करके रखेंगे तो वो थोड़ा सा एक क्लैरिटी रहती है चीज़ों में। इसके बाद आगे इसी में फिर आप डायग्राम्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि इसमें किए मैंने। जब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की बात आती है बेसिकली कि टनलिंग के समय आप कौन से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को रखेंगे, अब यहाँ पे आप बहुत कुछ लिख सकते हो अगर इफ़ यू वांट कि क्या क्या हम इसमें ऐड करें, तो डिप स्ट्राइक और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि बहुत ही सिंपल सी हैं, लेकिन क्योंकि समय का कंस्ट्रेंट रहता है तो यू हैव टू शो एवरीथिंग जो आपने पढ़ा है या देखा है। इन दैट केस आप डायग्राम्स उठा के देखते हो, वहाँ से डायग्राम्स आपको जो नॉर्मल से दिखते हैं वहाँ उन डायग्राम्स को आप बनाओगे। अब जैसे ये सारे जो डायग्राम्स, ये जो सारा मटेरियल है, दिस इज फ्रॉम परवीन सिंह सर की किताब, तो उस किताब के अंदर यू कैन सी कि जो डायग्राम है वो हाथ से बनाने में ईजी है। अब लेकिन इन्हीं ये मेरे कुछ नोट्स हैं यहाँ तक, इन्हीं नोट्स के अंदर अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा ऐसे उसको और करके कि यहाँ पे जॉइंटिंग है, जॉइंटिंग कैसे हुई क्या नहीं हुई, वो बताने में हेल्प करता है। तो दिस इज हाउ आई हैव मेड माय, उसमें से कुछ चीजें जो मेरे पास रहेंगी आई विल शेयर इट विद इन द कोर्स एक्चुअली। सो दिस इज बेसिकली अ प्रीव्यू। सो हाँ, यहाँ तक मेरा हो गया। इसके बाद आई एम डन। सो ऑलराइट। Okay, you can, yeah, stop sharing, or I can share from here. श्योर, Okay. जस्ट अ मिनट। ओके, डन सर। एनी क्वेश्चंस?
Any questions? You can all see my screen now. Can you all see this? इनिशियल एक वो था डेमो क्लास. Okay, can you all see my screen? Yes, I think that. Okay. तो आपको क्या करना है ना, यू हैव टू गो टू दिस वेबसाइट. आई जस्ट शेयर्ड द लिंक. ओके, सो GSI मेन जो क्रैश कोर्स है उसका लिंक हियर ओनली. ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड. और अभी तो वी विल हैव डेमो क्लासेस फॉर लाइक इनिशियल फ्यू डेज, सो यू कैन कंटिन्यू with this one. Okay, so they're currently, for example, this is, once you click on this one na, this link here, GSI mains crash course, ठीक है. So it will take, I can directly share this link also with you. तो जो वहाँ पर जाएगा ये लिंक है उसका कोर्स का, ठीक है. तो इस कोर्स में जो जो इंक्लूडेड होगा, नाउ अभी हमने सिर्फ एक ही कोर्स ऐड किया इसमें, ठीक है. एंड वी विल ऐड सम मोर कंटेंट टू दिस कोर्स, जैसे फिजिकल जियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग इज एडेड. ओके, सो यू कैन जस्ट गो एंड enroll in this one. You actually, if you click here, you have multiple options. Okay, you can use, if you are interested, this पेमेंट ऑप्शंस. फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन UPI नेट बैंकिंग, तो उसका लिंक नीचे है, ठीक है. सो दिस विल टेक यू टू दैट. दूसरा ये है कि इस लिंक पे, सो फॉर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, ओके, सो करंटली डिस्काउंट इज देयर, बट इट इज ओनली फॉर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स. सो यू कैन गो टू लाइक कूपन हियर, कूपन पेज. ओके, सो आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल GSI 2022 if you apply. Okay, so you can get a discount also on this one, 1000. Okay, so this will be active for next 2 weeks, but it is only applicable on credit card payments जो यहाँ पर link है. Okay, so not applicable on UPI and debit card payments and all others. After you enroll in it, so you can click here. So I will already show you like what it looks like. So for example, if you go to that course, okay, okay, so some of you were asking mining numericals hain ki nahi hai. So some of them are already covered in the classes, and more we will cover specific to GSI course purposes. Okay, so let me just show you ki I just want to go to that course which has been released. Yes, this one, physical geology and remote sensing. For example, ये course अभी आपको some parts of it you will get as part of demo classes, free lectures, and then once you go through this, we will have doubt classes and discussion classes based on this content. So how is it basically arranged? So for example, if you go to this spectral signature, okay, और जैसे ये काफ़ी जगह पूछते हैं कि सैटेलाइट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. ओके, so for these you have basically in GSI they will ask you Landsat, IRS, spot, satellite characteristics. So you will get these video lectures, okay, so which you can watch. Yes, okay. So and then you can also like increase speed and all whatever you want to do with this one. Okay, you're saying like slides you will get for many of these topics. Okay, so whatever is covered, and also like for important topics which are many times asked in examinations, so for those handwritten notes will also be there, so that you know like exactly what to write sometimes in the answer, in a specific part what you will write over there. Okay, so this is how you will get these like once you enroll in the course. Okay, and then more content. So these are like from courses which are pre-recorded. You will also anything like live lecture, for example आज का भी जो class है, you want to watch this lecture again, you will get access to that part also. Okay, so this has already been added. So another point I wanted to share with you is, for example, you're talking about diagrams and all. Okay, so here also you will find in many topics. Okay, so for example, if you're studying let's say porphyry copper deposit, विशाल सर saying was ऐसी चीजें कवर करो जो आपने एक टॉपिक में कवर करी और उस कंटेंट को आप 4-5 आंसर में यूज कर सकते हो, देन योर जॉब विल बी इजी. ओके, इट विल बी सिंप्लीफाइड. तो जैसे स्लाइड्स हैं अब इसमें. ओके, सो यू कैन सी कि स्लाइड्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्या how you manage with it. So in many topics you will also find handwritten notes also for that part. Okay, so to which you can get access.
तो उसमें आपको फॉर एग्जांपल डिस्कशंस होंगे. सो फॉर एग्जांपल इन दिस पार्ट आप पोर्फिरी कॉपर, वीएमएस, सेडेक्स ये काफ़ी बार पूछते हैं. ठीक है. अब जैसे ये एक फ्लो डायग्राम है जो कि बहुत सिंपल है. आपको पता है प्राइमरी मेल्ट आएगा, ऊपर जाके व्हेन इट इज कमिंग क्लोजर टू सरफेस इट इज गेटिंग इवॉल्व्ड. ओके. तो उसमें आपके अलग अलग टाइप के अलग अलग जगह पे आपने ये पढ़ा होगा, हाइपोथर्मल, मीजोथर्मल, एपिथर्मल, दीज आर टाइप्स ऑफ हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट. तो आप वहां पे ड्रॉ कर सकते हो इसको. डिफरेंट टाइप्स हो गए. ठीक है. बाकी आप सेम डायग्राम को यू कैन ड्रॉ इन, लेट्स से यू आर आस्क्ड अबाउट पोर्फिरी कॉपर, आयरन और कॉपर ग्रुप के बारे में पूछा, आप यही डायग्राम ड्रॉ करो और इसको हाईलाइट कर दो कहाँ पर बना है. ठीक है. मे बी थोड़ा सा डिटेल्स कम कर दो इसमें से उसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से. सिमिलरली इफ यू आर आस्क्ड अबाउट वीएमएस सेडेक्स, तो आप ये बना के ये हाईलाइट कर सकते हो कि ये यहाँ पर इस स्टेज में बनेगा. ठीक है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायग्राम विच यू कैन यूज इन 3 और 4 आंसर. और ये आपको पहले से ही सोचना है कि अच्छा मैं इसको वहां वहां यूज कर सकता हूँ इन दोज पार्ट्स. ओके. सो लाइक दिस. सो यू सी आपको जो क्वेश्चन, जो डायग्राम्स स्लाइड्स में ऑलरेडी बने हुए थे, सो वो in lectures you will find that they are drawn with hand also, so that you can draw them, you can see that you can draw them yourself as well. Okay. So these are just like few of the examples. So you can just follow the links which I've shared in the chat here, and then you will be directed. And for continuing with the demo classes, you will receive instructions in your email. Okay. जिसने रजिस्टर नहीं किया है, सो आई शेयर्ड इनिशियली दैट लिंक एज वेल फॉर registering for demo classes. So please register so that you can receive those instructions in your email. Okay. Okay. Any questions? Any final questions? Okay, all right. So if there are no further questions, so we will stop the lecture here. And those who are, if you are interested, so we will, and please register for demo classes. The link which I've shared here, there only you will find the link for demo classes. And I will see you all in the next class. Okay, thank you all very much. Thank you, Vishal sir. And bye for now. Thank you, sir.